नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। मुंबई हमले को 8 साल गुजर गए हैं और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या दहशतगर्दी जो है उसमें कोई भी कमी नहीं आई है, बल्कि उसके बाद लगातार एक से बढ़कर एक हादसे, आतंकी हमले होते रहे। पठानकोट हुआ है, उड़ी हुआ है, इन सब के बीच में बातचीत रुकी भी है, बातचीत चली भी है, लेकिन रिश्ते जो हैं आजकल अपने बड़े खराब दौर से गुजर रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद उन्होंने एक नई कोशिश की थी कि रिश्ते सुधरें, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ। और सवाल ये भी है, बड़ा सवाल, कि क्या पाकिस्तान से रिश्ते को सुधारना मुमकिन हो सकता है। राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया है कि पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित किया जाए। क्या इस सवाल पर संसद का एकजुट समर्थन मिलेगा सियासत से ऊपर उठकर? इसलिए हम लोग आज कुछ बड़े सवाल पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। कई सवाल हैं, जो कुछ मोटे सवाल हम उठाएंगे वो आपको बता दें कि 26/11 की 8वीं बरसी हुई है और अभी भी जारी है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद। तो फिर हम इसका क्या करें? क्या पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करना चाहिए? पाकिस्तान का क्या पुख्ता इलाज हो सकता है? और अब फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर जो बयान है कि उन्होंने पीओके पर जो बयान दिया कि भारत में ये ताकत नहीं है कि पीओके को वापस ले, उसके पीछे क्या सियासत है? राजीव चंद्रशेखर, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूं कि ये तमाम बयान, ये तमाम आपने फारूक अब्दुल्ला को भी सुना उसके बाद, और आप जो बिल लाए हैं कि पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित किया जाए, तो जब ये बात अमेरिकी संसद में उठती है तब हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बढ़ चढ़ के कहते भी हैं कि चलिए वहां ये मामला उठा और उम्मीद है कि उसको सपोर्ट मिलेगा। पर यहां कितना सपोर्ट मिलेगा आपके इस सवाल को? क्या सियासत से ऊपर उठकर पार्टियां एकजुट होंगी? क्या मुमकिन है कि अब पाकिस्तान को भारत आतंकवादी राष्ट्र घोषित कर सके? ये जो मेरा इनिशिएटिव है ये सफल होगा या नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि एक मोमेंट ऑफ टाइम आ गया है जब इंडिया और इंडियन पार्लियामेंट को ये एक स्टेप लेना एकदम इम्पोर्टेंट सा हो गया है, क्योंकि हम डिपेंड कर रहे थे ऑल दीज ईयर्स, हम डिपेंड कर रहे थे कि बाकी देश पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट डिक्लेयर करेंगे, लेकिन हमने एक भी स्टेप नहीं लिया है, हमारे पार्लियामेंट ने एक भी स्टेप नहीं लिया है और हमारे गवर्नमेंट ने सालों से एक ही स्टेप नहीं लिया है पाकिस्तान को टेररिस्ट स्पॉन्सर डिक्लेयर करने का। तो मैं मानता हूं कि आज जो देश भर में लोगों से अगर आप पूछेंगे कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्पॉन्सर है या नहीं, मैं मानता हूं कि मेजॉरिटी लोग, हमारे जो 1.25 बिलियन लोग हैं उसमें से मेजॉरिटी लोग यही कहेंगे कि पाकिस्तान इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेरर। तो अगर ये एक रियलिटी है तो पार्लियामेंट जो पब्लिक ओपिनियन को रिप्रेजेंट करता है, पार्लियामेंट को ये उनका एक दायित्व बनता है कि पार्लियामेंट भी वो पॉपुलर ओपिनियन को रिफ्लेक्ट करे और रेजोल्यूशन पास करे या एक बिल पास करे जो एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट पे एक प्रेशर होगा कि वो 1, 2, 3, 4 स्टेप ले एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस। तो सरकार पर ये दबाव जो है क्या वो बन पाएगा? आपको राकेश सिन्हा क्या लगता है कि अगर ये अभी तक नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ? वास्तव में भारत में जैसे अमेरिका के सीनेट में रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक पार्टी ने ज्वाइंटली ये प्रपोजल दिया, उसी तरह से भारत में 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। दोनों पार्टियां बारी बारी से केंद्र में शासन कर चुकी हैं। सभी मतभेदों के बावजूद इस राष्ट्रीय मुद्दे पर आदर्श स्थिति होती कि दोनों ज्वाइंटली यह प्रपोजल संसद में लाते और फिर इस पे बहस होती। लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि इस देश में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, सीताराम येचुरी का आप स्टेटमेंट सुन चुके हैं जी, जो पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं, पाकिस्तान से बात करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बड़ा तबका, मैं सबको नहीं शामिल करता हूं, बड़ा तबका जिससे मणिशंकर अय्यर हैं, जो बड़ा तबका भी है, प्रभावशाली भी है, दिग्विजय सिंह हैं, मणिशंकर अय्यर हैं, इन सब लोग पाकिस्तान भक्त बनके भारत में हैं। पाकिस्तान को भारत में इन्वेस्टर रखने की जरूरत नहीं है। जब फारूक अब्दुल्ला भारत के संसद को चुनौती दे रहे हैं, भारत के संसद ने प्रस्ताव पारित किया है, संसद ने यूनानिमसली प्रस्ताव पारित किया, तब सरकार भी कांग्रेस की थी कि हम पीओके को लेंगे, और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं भारत के बाप का है क्या? अरे भारत का तो कोई बाप है ही नहीं, भारत तो अपने स्वयंभू राष्ट्र है और भारत के बाप का यदि कुछ है तो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। तो क्या हम ये समझे विवेक काटजू साहब की जिनके नाम ये ले रहे हैं, उनको अमन की आशा ब्रिगेड भी एक तरह से कहा जाता है कि मणिशंकर अय्यर का नाम इन्होंने लिया, इन्होंने कई नाम लिए हैं, जो
पाकिस्तान को यहां अपने दूत रखने की जरूरत नहीं है, ये लोग देश में रहकर पाकिस्तान के दूत की तरह काम कर रहे हैं, तो क्या ये लोग हैं जिनकी वजह से रुक रहा है? या फारूक अब्दुल्ला का वो बयान जो अभी वो कह रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये एकजुटता आ सकती है कि संसद इकट्ठा होकर इसकी तरफ एक कम से कम ये प्रस्ताव पारित कर पाए? देखिए, फारूक अब्दुल्ला का बयान तो बिल्कुल गलत, ऐसा बयान उनको शोभा नहीं देता, और उन्होंने क्यों दिया ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है जी, इसमें दो राय नहीं हो सकती। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के हुक्मरान आतंकवाद को प्रोत्साहन देते हैं, आतंकवाद का इस्तेमाल करते हैं, और आज दुनिया इसको जानती है। लेकिन मैं डिप्लोमेट रह चुका हूं, सियासत से दूर, और एक फॉर्मर डिप्लोमेट की हैसियत से जब भी ऐसा चर्चा होता है कि उसको डिक्लेयर करो किसी देश को आतंकवादी देश, तो मेरे मन में कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं, और वो सवाल ये है कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगा जी। क्या कुछ हमारी संसद कानून बनाएगी कि अगर किसी देश को एक आतंकवादी देश घोषित किया जाए तो उसके साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए जाएंगे? क्या उसके अकाउंट जितने भारत में हैं वो बैंकों में उसकी या उसकी एंटिटीज के वो फ्रीज कर दिए जाएंगे? क्या उससे बाद में चल के बातचीत का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा? यानी हम लोग पड़ोसी देश हैं, क्या सेनाओं के बीच में कोई संपर्क नहीं होगा? पर आप इसके हक में है कि आतंकी राष्ट्र घोषित किया जाए पाकिस्तान को? मैं पहले ये जानना चाहता हूं कि इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। मैं राजीव चंद्रशेखर के पास जाऊंगी वापस कि आपने जो प्रस्ताव दिया है उसमें वो सवाल भी हैं, आपने उस पर सोचा है जो कि काजू साहब पूछ रहे हैं। एक बार पहले मैं आपको फारूक अब्दुल्ला के बयान की बात हुई है, मैं सुनाना चाहती हूं कि इसके पीछे सियासत है क्या, वो भली भांति जानते हैं, सीजन पॉलिटिशियन हैं, कश्मीर के मुख्यमंत्री, उनका खानदान कश्मीर की सियासत में रहा है, तो वो अभी ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं पीओके को लेकर। हालांकि उन्होंने काफी आज एक्सप्लेन किया दोबारा से कि क्यों उन्होंने कहा है और बात पर अड़े हुए हैं, पर एक बार फिर सुन लेते हैं फारूक अब्दुल्ला को। पाकिस्तान से बात करनी पड़ी, उसके बगैर इस रियासत का हल नहीं निकलेगा, ये बात याद रखिए, नहीं निकलेगा। पाकिस्तान एक हिस्सेदार है, खुद ये कहते हैं पार्लियामेंट में, इनका रेजोल्यूशन है कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? जो इतने सालों से उनके साथ है, नाम उसको ले सकते हैं, न उनके पास वो ताकत है कि वो ये कश्मीर ले सकते हैं, तो कौन सा रास्ता है जो आपके पास था नहीं और आपके पास दम नहीं उसको लेने का? तो फारूक अब्दुल्ला क्यों इसके लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हो? फारूक अब्दुल्ला के ऐसे बयान को आपकी पार्टी या आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंडेम करते हैं इसको? देखिए, मेरे ख्याल में फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल गलत कहा है। मेरा कहना यह है कि फारूक अब्दुल्ला बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं, उनके फादर भी बड़े पॉलिटिशियन थे, उनका बेटा भी पॉलिटिशियन है, 3 पुश्तों से उनके यहाँ पॉलिटिक्स हो रही है और कश्मीर के मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन कहाँ पर कितना बोलना चाहिए ये हमेशा मिसिंग फैक्टर रहा है फारूक अब्दुल्ला साहब। आपको लगता है राकेश सिन्हा कि ये मिसिंग फैक्टर है? मुझे लग रहा है कि जानबूझ के बोल रहे हैं क्या कि वो पीछे छूट रहे हैं और सियासत में वापस उनको लौटना है? जानबूझकर दिया गया बयान है और फारूक अब्दुल्ला ने अपनी लॉयल्टी पाकिस्तान के प्रति दर्शाई है। भारत के संसद का प्रस्ताव है, कोई हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रस्ताव नहीं है, न कांग्रेस न भारतीय जनता पार्टी। संसद किसी पार्टी की नहीं है, देश की जनता की है, संप्रभु है। उसके प्रस्ताव के खिलाफ बोलना, मैं देशद्रोह नहीं कहता हूं, लेकिन जनता निर्णय करे कि इसके खिलाफ बोलना क्या है। जनता निर्णय करे। तो मैं आपसे अभी पहले तो एक क्विक राउंड, एक मतलब रिएक्शन चाहती हूं कि फारूक अब्दुल्ला का बयान आपने सुना, क्या वो बयान सही था? कितने लोगों को लगता है, आप हाथ उठाएंगे, क्या फारूक अब्दुल्ला का बयान सही था? आप में से कोई भी हाथ नहीं उठाना चाहता कि जो वो बोल रहे हैं वो गलत है। तो यहां पर जो जनता का एक छोटा हिस्सा मौजूद है उसमें से कोई भी जाहिर है कि इस पे हाथ नहीं उठाएगा कि हाँ उनका बयान सही था। मैं मानता हूं फारूक अब्दुल्ला जी काफी एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है और उनका एक टेंडेंसी है थोड़ा अटेंशन ग्रैबिंग कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बनाना जी, और मैं मानता हूं उनका एक हक है कि वो कुछ भी बोले। इस बार जो वो कह रहे हैं एकदम गलत कह रहे हैं, उनका हक है कहना, लेकिन देयर इज नो डाउट कि वो जो कह रहे हैं इज एब्सोल्युटली रॉन्ग पॉलिटिकली एंड फ्रॉम अ नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। जहां तक मेरी समझ है, उनका बयान मैंने भी सुना था पहले,
मेरे हिसाब से देशद्रोह है। इसमें लाग लपेट नहीं होनी चाहिए कि अच्छा है बुरा है, ऐसा हो सकता है वैसा, कोई बात नहीं है इसमें। ये साफ साफ देशद्रोह का मामला है। पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद जारी है और लगातार साल दर साल जारी है, उस पर अगर चाह हो तो फिर क्या चीज है जो रोकती है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ एक ठोस पॉलिसी या इस तरह के कदम जो राजीव चंद्रशेखर जो बिल लाए हैं वो नहीं हो सकता? क्या ये एकजुटता आ सकती है कि संसद इकट्ठा होकर इसकी तरफ एक कम से कम ये प्रस्ताव पारित कर पाए? मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज के दिन की जो हमारी राजनीति है वो इतनी विभाजित है कि शायद ऐसे प्रस्ताव पर भी हम राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक दल एकजुट नहीं दिखें, और वो एक बड़ा बुरा संकेत होगा जी। इसलिए अगर ऐसा, जब जो पॉइंट्स मैंने रेस किए अगर वो क्लैरिफाई हो जाते हैं और ठीक से क्लैरिफाई हो जाते हैं, उसके बाद जितने राजनीतिक दल हैं वो एक यूनानिमस रेजोल्यूशन लाते हैं तो उचित है, क्योंकि ऐसे मामले पे देश की राजनीतिक शक्तियां विभाजित नहीं दिखनी चाहिए, जो कि विभाजित दिख रही हैं बार बार। राजीव चंद्रशेखर, जो सवाल विवेक कारजू साहब ने पूछा था, क्या आपने जो बिल लाया है उसमें उसके बारे में भी सोचा गया है कि जब आप आतंकवादी राष्ट्र एक देश को घोषित करते हैं तो क्या उसके साथ तमाम कूटनीतिक रिश्ते खत्म होंगे, क्या आगे बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं होगी? क्या होगा प्रैक्टिकली अगर आप घोषित पारित कर भी दे दें और मान लें कि वो एक ऐसा मौका आएगा जब सारी पार्टियां एकजुट होंगी? कारजू साहब जो पूछ रहे हैं, ये अगर आप बिल पढ़ लें, दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक बिल। ये बिल इंट्रोड्यूस करता है पहली बार कि पाकिस्तान के साथ हम टोकनिस्ट अप्रोच न ले। हमारे पास डिप्लोमेटिक और मिलिट्री के अलावा $2 ट्रिलियन इकोनॉमी होने के नाते काफी और कोर्सिव प्रेशर टूल्स हैं। वो इकोनॉमिक हैं, फाइनेंशियल है, ट्रेडिंग है जी। और इस बिल में एक फ्रेमवर्क लगाया गया है कि देयर विल बी प्रोहिबिशंस ऑफ ट्रेड, there will be prohibitions on economic contact, there will be prohibitions on financial transactions, there will be prohibitions on commercial contracts like the Indus Water Treaty, there will be prohibitions on overflight of Pakistan owned aeroplanes। ऐसे काफी प्रैक्टिकल स्टेप्स जिनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे इकोनॉमिक ताकत को यूज करके पाकिस्तान के इकोनॉमी जो बहुत फ्रजाइल है, बहुत डिपेंडेंट है ऑन 1 or 2 सोर्सेज ऑफ इनकम एंड 1 or 2 सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको टारगेट करें। राजीव चंद्रशेखर, जो आप बात कह रहे हैं, इस पर रिएक्शन मैं कारजू साहब आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले गौरव आर्या मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मेजर गौरव आर्या, कि जो राजीव चंद्रशेखर सजेस्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक पूरी तरह से आप रिश्ता बंद करें, एक तरह से इकोनॉमिक सैंक्शंस, कोई ट्रेड ना हो, बातचीत ना हो, जो काफी लोग सजेस्ट करते रहे कि अगर आप एक तरफ बातचीत करेंगे, कारोबार होगा, बिजनेस एज यूजुअल होगा, तो फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक का कोई मतलब नहीं है। जो मिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने कहा, मैं इनसे 100% अग्री करता हूं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान का जो हमारे साथ हम लोग 26/11 की बात करते हैं, 26/11 तो बहुत बाद में हुआ था जी। इन्होंने पहला हमला हमारे ऊपर 1947 में करा था, 9 हफ्ते बाद आजादी के, इनकी आजादी के बाद 9 हफ्ते बाद इन्होंने करा था। इन्होंने 1965 में अखनूर पर चढ़ाई करी थी, फिर उन्होंने 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट आपको पता है, 1999 कारगिल का पता है, 2003, 2006, 2008 ये कार्रवाई लगातार पाकिस्तान करता आ रहा है। पाकिस्तान करता चलेगा ये कार्रवाई जब तक पाकिस्तान को फिजिकली स्टॉप ना करा जाए। जब तक इनको रोकेंगे नहीं तब तक ही रुकेंगे नहीं। पर जो आप फिजिकली स्टॉप करने की बात करें, आप कैसे फिजिकली स्टॉप करें? जैसे अभी एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ये हमले रुके नहीं, और उसके बाद जो जवान शहीद हुए हैं उनके नंबर भी 18 जवान शहीद हुए उसके बाद से, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से लेकर अब तक जो ये घटना हुई माचिल और इन सेक्टर्स में। तो फिर ये सवाल उठा कि सर्जिकल स्ट्राइक के आगे क्या, उसको आप फॉलो अप कैसे करें? मैं बताता हूं मैम, इसमें 2 पहलू हैं आपके। पहली बात तो मिस्टर चंद्रशेखर ने जो बोला वो पहलू है, दूसरा मिलिट्री पहलू है। इस बार जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, ये 2 और 4 किलोमीटर के बीच में हुई। जो पाकिस्तान के बेसेस हैं वो और ज्यादा पीछे हैं। हमारे पास ऐसे हथियार हैं जैसे पिनाका ग्रैडपी है हमारे पास, हमारे पास 155 mm बोफोर्स हैं जो 30 से लेकर 40 किलोमीटर पीछे मारते हैं। इनके जो मेन ब्रिगेड के बेसेस हैं, डिवीजन के बेसेस हैं, वहां पे हमला करना होगा। मैं न्यूक्लियर वॉर की बात नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान बोगी रेस करता है हर समय कि आपने सरहद पार करी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। इनको बड़ा स्ट्रांग और पोटेंट मिलिट्री रिस्पॉन्स चाहिए, और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक। हमें इन सब रिस्पॉन्सेस को छोटा नहीं समझना चाहिए, ये भी बहुत बड़े हथियार हैं हमारे आर्सेनल में जी। हम अपने आप से पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दें, हम अपने आप से उनसे संबंध तोड़ लें, व्यापार तोड़ लें,
इससे हमें क्या हासिल होगा जब तक हमारे साथ बाकी लोग भी नहीं खड़े होते। हम अमेरिका से खुशामद करें या हम अमेरिका पर दबाव डालें कि आप इसे आतंकवादी घोषित करें, ये बात सही है कि पहले हमें करना चाहिए। अशोक टंडन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मीडिया एडवाइजर रह चुके हैं प्रधानमंत्री वाजपेयी के। इस वक्त जो चल रहा है, इस तरह की जो लो स्केल वायलेंस है, अगर हम 93 से 2008 तक देखें तो ये लो स्केल वायलेंस इंडिया और पाकिस्तान दोनों लगातार सस्टेन कर सकते हैं और बहुत दिनों तक मेजर आर्या सस्टेन कर सकते हैं। तो इससे ये कहाँ लेके आगे बात जाएगी? विद योर परमिशन सर, एक बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए, एस्केलेशन दो किस्म का होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। अभी तक जो एस्केलेशन हुआ है वो हॉरिजॉन्टल वो हुआ है, मछली सेक्टर कर दिया, पुंचन रजौरी, कृष्ण घाटी, बिंबर गली, मेंढर, एरिया स्प्रेड हो रहा है। हमें चाहिए वर्टिकल एस्केलेशन। ये कब तक हम लोग राइफल फायर, मोटर फायर, 120 mm फायर, नहीं, आपको वर्टिकल एस्केलेशन चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो हथियार हैं ही नहीं जो हमारे पास हैं। और मैं न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की बात नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान की गीदड़ भभकी है। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं वर्टिकल एस्केलेशन होना चाहिए। 2003 तक जो हुआ, जो मैं सवाल पूछ रही हूं, 89 से 2003 तक, तो लो स्केल वायलेंस अगर इस तरह की जो अभी चल रही है कि आपने मारा, अब वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने ये कह दिया है, आसिफ साहब ने, कि अगर आप एक पाकिस्तानी सैनिक मारेंगे तो हम बदले में 3 हिंदुस्तानी सैनिक मारेंगे। अब वो वहां कुछ कहेंगे, यहां कुछ कहेंगे। मनोहर पार्रिकर ने कह दिया कि हमसे वो गिड़गिड़ा रहे थे कि आप हमले को रोकिए, हमने जो काउंटर अटैक किया। पर इसका क्या, इससे ये कब तक चलेगा? आप हमला करें, हम हमला करें, ऐसे ही चलता रहेगा ये? देखिए, ये रेटोरिक दोनों तरफ से चलता है, ये लगातार चलता है। हम एक चीज नहीं भूलें कि आज कोई भी देश आइसोलेशन में नहीं जी सकता है, हमें सारी दुनिया को अपने साथ लेकर चलना है। हमने पहले भी देखा है, और मैं अभी जवाब देना चाहूँगा हमारे दोस्त राजीव चंद्रशेखर का, कि ये जो प्रस्ताव आप लाए हैं, ये अगर पारित भी हो जाता है तो उसके बाद आपका ये दबाव होगा कि सरकार इसको इम्प्लीमेंट करे। लेकिन सरकार इम्प्लीमेंट करने में जो कुछ अड़चने हमारे डिप्लोमेट साथी ने, विवेक ने कही हैं, हम अपने आप से पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दें, हम अपने आप से उनसे संबंध तोड़ लें, व्यापार तोड़ लें, इससे हमें क्या हासिल होगा जब तक हमारे साथ बाकी लोग भी नहीं खड़े होते। जब कारगिल पर हमला हुआ तो हमारे जवानों ने जो लड़ाई लड़ी और उसको जिस तरह से उनका खाली करवाया, वो अपना पक्ष एक जगह बड़ा मजबूत है जी। लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हमने पूरी दुनिया को अपने साथ लिया। ये बात शायद ये नई पीढ़ी को पता नहीं मालूम है कि नहीं, कारगिल की लड़ाई में जो हमारा डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव था, उसमें चीन ने भी हमारा साथ दिया था, ईरान ने हमारा साथ दिया, सऊदी अरेबिया ने हमारा साथ दिया, अमेरिका ने साथ दिया, जिसके चलते पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट पर बिल्कुल आइसोलेट हो गया। तो और उस पर दुनिया का दबाव पड़ा कि आपको कारगिल से हटना पड़ेगा। तो हम जब राजीव चंद्रशेखर का प्रस्ताव पारित करेंगे तो हमें दुनिया में भी जनमत अपने साथ लेकर चलना है। राकेश, तो उसके लिए इस वक्त जो डिप्लोमेटिक दबाव है, करूंगा, इस तरह का प्रस्ताव पारित करके मुझे ऐसा लगता है कि हम साइकोलॉजिकल वारफेयर तो जीत सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड पर हम क्यों कहते आ रहे हैं कई सालों से कि अमेरिका पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करे, क्योंकि जब अमेरिका इस बारे में पहल करेगा तो यूनाइटेड नेशन उसको जब तक आतंकवादी देश घोषित नहीं करता, हमारे अकेले से घोषित करने से कोई बहुत बड़ा आपके अकेले से नहीं होगा। ये हम दिल से और इमोशन से ओके, मैं समझ गई आपकी बात को, लेकिन ये बात बार बार तमाम लोगों ने कही है। काजू साहब, आप इस पर रिएक्ट करेंगे कि आपकी समस्या है, अगर आप इसे हल नहीं करेंगे तो आप दुनिया के दूसरे मुल्कों से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो आपकी समस्या हल करें? पाकिस्तान से बातचीत शुरू करनी, बातचीत अंत करनी, जो कि अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं यूपीए सरकार और एनडीए सरकार दोनों ने किया, मोदी जी ने किया है। अब अच्छा है कि एक प्रोएक्टिव पॉलिसी मोदी जी ने अपनाई है और मुझे उम्मीद है कि इस पे वो कायम रहेंगे। लेकिन तो अगर भारत अगर ये संकेत देता है कि पाकिस्तान की तरफ भारत की नीति बदल रही है जैसे मोदी जी ने दी है जी, तब दुनिया फिर तो नीति उस पर अटेंशन देती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ उस नीति पर कि नीति क्या बदले। जैसे मोदी जी ने उस दिन कहा कि सिंधु का पानी जो है हमारे हिस्से का, वो पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से कुछ साफ बातें जो ये कह रहे हैं, उससे संदेश जा रहा है। मोदी जी बहुत ही कैलिब्रेटेड तौर से कह रहे हैं, उसको हमें समझने की बात। देखिए, सिंधु नदी पे उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम ट्रीटी तोड़ेंगे जी, उन्होंने ये कहा है कि ट्रीटी के तहत
हमें कुछ हक दिए गए हैं जो कि पानी के यूज के लिए, और वो हक हम पूरा इस्तेमाल करेंगे जो अभी तक हमने नहीं किया। बलूचिस्तान के मामले में मोदी जी ने ये नहीं कहा कि बलूचिस्तान को हम तोड़ेंगे, उन्होंने कहा है कि वो देश जो कि बलूचिस्तान में मानव अधिकारों का हनन कर रहा है, उसको कोई हक नहीं बनता है कि वो उंगली हम पर उठाए। कई बड़े स्टेप्स मोदी जी ने उठाए। मैं आपके पास आ रही हूँ राकेश सिन्हा, लेकिन एक क्विक रिएक्शन इस पर कि जो मोदी जी की पॉलिसी बदली है पिछले सरकार के मुकाबले, वो पॉलिसी कम से कम एक साफ नजर आ रही है। जैसा विवेक काटजू कह रहे हैं कि आपने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया, सिंधु वाटर ट्रीटी जो है उसमें जो आपका हक है उसको आप पूरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक नजर आ रहा है कि एक क्लियर पॉलिसी है, एक हार्डलाइन पॉलिसी है। देखिए, बलूचिस्तान के ताल्लुक से तो मेरे ख्याल में पूरे देश में उनको स्वागत किया, हमने भी किया। मैं एक बात और पहले इससे कह दूं, आपने जो चंद्रशेखर जी के बिल के बारे में कहा, चूंकि पार्लियामेंट में मैं रहा हूं, बहुत से लोगों को इसके बारे में पूरी बात पता नहीं है। प्राइवेट मेंबर बिल कभी कभी सालों लगते हैं उसको पारित होने में, या उसको उस पर डिस्कशन होता है खाली, और नॉर्मली जब ये पाया जाता है कि हाउस में एक पूरा ओपिनियन उसके साथ है, सभी का उसके अंदर एक तरह से एक ही राय है, फिर सरकार दरख्वास्त करती है उस प्राइवेट मेंबर से कि आप इसको विड्रॉ करें, हम इसी तरह का दूसरा बिल लेकर के आएंगे सरकार की तरफ से। लेकिन जो सवाल काटजू साहब ने उठाया कि हमने सिर्फ इतनी बात कह दी कि हम सैंक्शंस लगाएंगे, या जो भी उनके बिल में, मैंने पढ़ा नहीं है, पढ़ता तो मैं शायद इसके बारे में ज़्यादा कुछ कह सकता, लेकिन उसके साथ साथ हम खाली ऐसा नहीं है कि हम दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बात है, जिसका इशारा आपने भी किया कि इंटरनेशनल जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या इंटरनेशनल फोरा के अंदर हमारे जो रिश्ते होते हैं उसमें हमें दूसरों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन एक बात से मैं एग्री करता हूं कि हम अमेरिका से खुशामद करें या हम अमेरिका पर दबाव डालें कि आप इसे आतंकवादी घोषित करें, ये बात सही है कि पहले हमें करना चाहिए, हमें करना चाहिए। किसी भी शक्ल में हो, की बात उन्होंने की, तो आप वो साथ में काम करते रहें कि बाकी देश भी आपके साथ आए, जो मेरे ख्याल से हो भी रहा है। आप बाकी मुल्कों को अपने साथ लाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को जहां तक अलग थलग करने की बात है। यहाँ मैं एक बात कह दूं, हम लोग अगर ये कह रहे हैं कि हम सब लोगों को अपने साथ ले आए हैं, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूं। चूंकि पाकिस्तान का नाम लेकर के एक दो कंट्रीज को छोड़ करके किसी ने सब आतंकवाद की बात करते हैं, खास तौर पर अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं। अमेरिका डायरेक्ट पाकिस्तान को कभी नहीं कहता, वो आतंकवाद की भर्त्सना करते हैं, वो आतंकवाद को बुरा भला जरूर कहते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का ताल्लुक, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ है तो वो सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करने वाला देश क्यों है पाकिस्तान को? और जो भी टंडन साहब कह रहे थे राकेश सिन्हा की डिप्लोमेसी जब करगिल के वक्त हुई थी और अभी जो हो रही है उसमें फर्क है, क्या फर्क है तब और अब? देखिए, टंडन साहब अभी 1990 के दशक में की बात कर रहे हैं, समय बदल चुका है। पाकिस्तान लगातार हमला कर रहा है और घोषित रूप से हमला कर रहा है। वो युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा है और हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो आए और हम पर आक्रमण करे। देखिए, बात साफ है, पाकिस्तान के प्रति यदि भारत ठोस नीति नहीं अपनाता है, दुनिया का कोई देश आपकी हमारे पीछे, हमारे साथ नहीं। ठोस नीति क्या है आपके हिसाब से? ठोस नीति है पाकिस्तान को आतंकवादी राज्य घोषित किया जाए। हम इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की आशा में, हम इकोनॉमिक सुपर पावर बनना चाहते हैं, हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनना चाहते हैं, और हमारा अगर नेशनल इंटरेस्ट हम नहीं प्रोटेक्ट करेंगे और हम भागते फिरेंगे कि दूसरे देशों के पीछे कि देखिए उनको, वो हमारे पे टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, आप इंटरवीन कीजिए, वो समय बदल गया है। वी आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड एंड वी हैव टू लुक आफ्टर आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट अवरसेल्व्स। तो नंबर 1। नंबर 2, मैं मानता हूं इंडिया का प्रॉब्लम ये रहा है कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कोई कंसेंसस नहीं बना है, एक नेशनल रिजॉल्व नहीं बना है अबाउट हाउ टू हैंडल पाकिस्तान। आप देख लीजिए, दिग्विजय सिंह जी कहते हैं ओसामा जी, फारूक अब्दुल्ला जी कभी कभी कुछ कहते हैं और कभी और कुछ कहते हैं। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में देयर इज बहुत ज्यादा एक नॉइज है, और हमें इस बिल या किसी और तरीके से एक कंसेंसस और एक नेशनल रिजॉल्व बनाना है कि पाकिस्तान को अगर डील करना है फर्मली, एम्फैटिकली, सस्टेनेबली, ऐसे डील किया जाए। सवाल ये उठता है कि जो पाकिस्तान के कंट्रोल में टेरिटरी है, वो हम मानते हैं कि वो इलीगली उनके कंट्रोल में है। अब सवाल ये है कि इसको हम वापस कैसे लेंगे। ये हमारे देश का उद्देश्य है कि हम इसको वापस लें। शिमला समझौते के तहत हमने ये कबूल किया था, और लाहौर डिक्लेरेशन में भी इसका है कि हम
इसका जो समाधान है, इसका जो वापस हम लेंगे वो शांतिपूर्वक ढंग से लेंगे, सैन्य शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। ये इन दो लाहौर डिक्लेरेशन और शिमला एग्रीमेंट में है जी। तो ये भी एक सिचुएशन है। हमारे 550 लोग उन्होंने मार दिया कारगिल में आके पाकिस्तान ने। हम भी न्यूक्लियर पावर थे, हर 6 महीने में कुछ ना कुछ करता है और हम लोग कुछ नहीं करते। हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने ये कर दिया तो वो हो जाएगा, फिर क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप जाइए, सरहद पार करिए, ठोक के आइए उनको। पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारी नीति है और हम उस पर अगर आएं तो वो नीति जो है उसमें क्या कंसिस्टेंसी होनी चाहिए? जैसे आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, वाहवाही हुई, उस पर सियासत हुई, ये भी कहा गया कि शायद इसका सिर्फ सियासी इस्तेमाल हुआ क्योंकि आप करते तो फिर आपको बताने की जरूरत इतनी क्यों थी, ये तमाम सवाल उठे। पर उसके बाद ये हमले रुके नहीं, सीजफायर वायलेशंस लगातार हुई और बढ़ती रहीं। एक सर्जिकल स्ट्राइक काफी नहीं है, क्या दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? पाकिस्तान का पुख्ता इलाज क्या हो, ये मेरा सवाल है, जिस पर पहले आप शॉर्ट जवाब दें, फिर सबसे मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या इलाज होना चाहिए? सर्जिकल स्ट्राइक बाहर बात क्यों आई, इसका एक छोटा सा जवाब यह है कि देश में जो आक्रोश था, देश की जनता को जानना जरूरी था कि भारत सरकार ने कार्रवाई की, जो कहा वो किया, कार्रवाई की है। ठीक है, वाहवाही मिलती है नहीं मिलती है इसका सेकेंडरी एस्पेक्ट है, वो फोकस नहीं देना चाहिए। दूसरी बात है, देखिए पाकिस्तान के प्रति हमारी एक कंसिस्टेंट नीति सरकार ने अपनानी शुरू की। वे बॉर्डर पर जवाब देना और भीतर उनके जो भक्त लोग हैं, समस्या वहां नहीं है। समस्या है जब भी पाकिस्तान को आप कड़ा जवाब देते हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हुआ ही नहीं, वीडियो दिखाई है। कांग्रेस ने सवाल, राहुल गांधी जैसे नेता ने सवाल खड़ा कर दिया, जो पार्टी देश में शासन करती रही है। वामपंथी पार्टियों उस वक्त जब आक्रमण हो रहा था तो आप जो है ये पूरी बात कर लूं, आप मुसलसल जो है टारगेट कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, आप पॉलिटिक्स कर रहे हो। मैं आपसे कह रहा हूँ पॉलिटिक्स मत करो, जो देश के इंटरेस्ट में बात हो रही है। आप जो कह रहे हो राहुल गांधी ने पाकिस्तान भक्त कौन है? पाकिस्तान भक्त कौन है? आपके पार्टी के दिग्विजय सिंह क्या है? 1 करोड़ मणिशंकर अय्यर क्या है? 100 करोड़ लोगों में कितने पाकिस्तान? मणिशंकर अय्यर की निंदा कीजिए आप, मैं मानूंगा। हमने कहा है, आप निंदा कीजिए, पार्टी नहीं करती है। जवान मर रहे हैं और आप कह रहे हैं आप क्या करेंगे? ठीक है, तो मैं वापस अपना सवाल हमने उसके जरिए से जो आप पब्लिसिटी कर रहे हो वो गलत है। वापस ओरिजिनल सवाल, डिप्लोमेट की हैसियत से मैं कहूंगा जो कांग्रेस के नेताओं का कुछ बयान आया था सर्जिकल स्ट्राइक का, वो बिल्कुल गलत था, संजय निरुपम, और इस पर आप लोगों का खंडन उसको पार्टी ने भी कंडेम किया। हाँ, तो आप लोग कंडेम किया, हमने किया, आप करिए, हमने किया। सवाल क्यों उठाते? हर डिबेट में आप इसको सवाल को उठाएंगे। क्या तमाम बातचीत या रिश्ते खत्म हो जाने चाहिए पाकिस्तान से, या क्या ये पॉसिबल है? पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करने के बाद क्या आम जनता पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? आप लोगों को ये लगता है? हमें अगर टेररिज्म पर प्रिवेल करना है और पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, हम सबको कोई कॉस्ट तो बेयर करना ही पड़ेगा। ये एक आउटसोर्स करके बस मिलिट्री ऑप्शन पे डिपेंड करना, ये गलत बात है। हम इकोनॉमी पर थोड़ा बहुत असर होगा, हमें भी इसका कॉस्ट भुगतना पड़ेगा, लेकिन यही एक ऑप्शन है हमारे पास कि पाकिस्तान को आइसोलेट करके उसका टेररिज्म, टेररिस्ट एक्टिविटीज को एक पनिशमेंट दे। आप अलग कर दे, इकोनॉमी पे असर पड़े या ना पड़े, लेकिन ये कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। काजू साहब देखिए, कॉस्ट बेयर करने की बात नहीं, कॉस्ट तो बेयर करती है जनता, और जनता तैयार है उसके लिए। लेकिन सवाल ये है कि इकोनॉमिक कदम, आर्थिक कदम और कमर्शियल कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए जा सकते हैं, उसको टेररिस्ट स्टेट घोषित अगर नहीं भी हम करें। बिल्कुल। सवाल यह है कि हमारी नीति क्या होनी चाहिए। नीति यह होनी चाहिए कि पाकिस्तान को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दें, और वो जो मामले हैं किस तरह वो किया जाता है, वो डिक्लेयर करके नहीं किया जाता है। टेलीविजन स्टूडियो में या संसद में उसकी बात नहीं होती है। वो जो बात है वो एक पूरा नेशनल रिजॉल्व के साथ किया जाता है, और इसमें बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी पॉलिसी हो वो कंसिस्टेंट, सस्टेन्ड होनी जरूरी है। इस वक्त क्योंकि इट विल बी ओवर द लॉन्ग हॉल। मेजर आर्या, जो इस वक्त की पॉलिसी दिख रही है, क्या वो कंसिस्टेंट नजर आ रही है? मैं कह सकता हूं कि अब कंसिस्टेंसी दिख रही है, पहले नहीं दिख रही थी, पर अब पिछले 1-1.5 महीने से ये कंसिस्टेंसी दिख रही है। दूसरी चीज, आपने एक और सवाल पूछा था कि इसका इलाज क्या हो, मैं 30 सेकंड में बता दूं। इलाज जिससे कि वहां से आतंक रुके। मैम 30 सेकंड में बताता हूं आपको। ये एग्जांपल मैं हर फोरम में देता हूं और यहां पे वही एग्जांपल रिपीट करूंगा 10वीं बार। ऐसा है, आपका घर है, घर के आगे लॉन है, लॉन में घास उगती है, आप घास काटते हैं, इसमें घास की गलती नहीं है,
घास कटती है, उसी तरीके से पाकिस्तानी फौज के साथ सलूक करना चाहिए, चाहे वो अटैक करें चाहे ना करें। पीरियोडिकली उसको सबक सिखाना, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ना जरूरी है, क्योंकि जब आप पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ के हाथ में कुछ नहीं है, रहील शरीफ के हाथ में सब कुछ है। जब तक आप पाकिस्तानी फौज को चोट नहीं पहुंचाएंगे, पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। पाकिस्तानी फौज की रीढ़ की हड्डी हमें तोड़नी पड़ेगी, तो ये इसका पुख्ता इलाज है। पाकिस्तानी फौज की रीढ़ की हड्डी जो तोड़ने की आप बात कर रहे हैं, तो बदले में एलओसी पे जो स्कर्मिशेस हैं वो है, या आप कहते हैं कि डीप पेनिट्रेशन हो और उनके टारगेट्स पर अटैक हो, या किस? डीप पेनिट्रेशन, एलओसी पे कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा। बंकर के अंदर 20 फुट नीचे वो दब जाएंगे, आप आर्टिलरी की शेयरिंग करते रहेंगे, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। पीछे जाके 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पीछे अटैक करना पड़ेगा। और जो इनके रहनुमा हैं, जो इनके लीडर्स हैं, हाफिज सईद हैं आपके, राइट, ये सब लोग, इनके ऊपर आपको कार्रवाई डायरेक्ट करनी पड़ेगी। और जब तक आप इन लोगों को नहीं मारेंगे, इन लोगों के ऊपर अटैक नहीं होगा, इन लोगों के ऊपर हमला नहीं होगा, आपके ऊपर कार्रवाई, क्योंकि हम लोग ये कहते हैं क्या होगा साहब, इसका डिप्लोमेटिक फॉलोआउट क्या है? पाकिस्तान के ऊपर एंड में क्या हुआ? हमारे 550 लोग उन्होंने मार दिया कारगिल में आके, पाकिस्तान ने, हम भी न्यूक्लियर पावर थे, क्या हुआ? पाकिस्तान आया, मार के चला गया। करगिल के बाद से अब तक ज्यादा सैनिक मर गए हैं। पाकिस्तान हर 6-8 महीने में कुछ ना कुछ करता है, हर 6 महीने में कुछ ना कुछ करता है, और हम लोग कुछ नहीं करते। हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने कर दिया तो वो हो जाएगा, फिर क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप जाइए, सरहद पार करिए, ठोक के आइए उनको। सुनने में, बोलने में ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो वास्तविकता होती है, जो भी लोग सरकार में रहते हैं, चाहे यूपीए की हो या एनडीए की हो, वो सरकार इस तरह से नहीं सोच सकती। पहली बात यह है कि पाकिस्तान के साथ कैसे डील किया जाए, ये स्ट्रेटजी सचमुच में, जैसे विवेक ने कहा, टेलीविजन स्टूडियो में नहीं बताई जा सकती। लेकिन जैसा एक बच्चे ने ये कहा कि हमारे और पाकिस्तान के संबंध कोई और पड़ोसी देशों जैसे नहीं है। हम 1947 से पहले एक देश थे जी, और उसको ध्यान में रखते हुए, ये जैसे वाजपेयी जी हमेशा कहते थे कि आप दोस्त बदल सकते हो, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो उस पड़ोसी की जो कमियां हैं या बुराइयां हैं, उनको भी साथ में रखते हुए, देखिए शॉर्ट में ये मैं कहूँगा कि बॉर्डर पर जो होता है, टेररिज्म जो होता है, उसके लिए हमें सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड देना पड़ेगा, और हमने दिया हुआ है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम द डिफेंस, आई स्पेंड 40 years, आई हैव बीन फ्लाइंग, आई एम ए गैलेंट्री वार्ड होल्डर, यू सी। अब आपने डीमोनेटाइजेशन किया, हैव यू गॉन टू ऑल द पार्टीज कि हम कर रहे हैं? व्हाई डू यू वांट ब्लडी? इटली को पूछो, उससे पूछो, उससे पूछो। वी आर इन द डिफेंस सर्विसेज, वी नो व्हाट इज व्हाट एंड ऑल दैट। आई नो माय पावर जी। When I was flying and all that, you see, when we are going where to bombard, where to do this thing, where to do, we are not asking, please give me the question, give me this thing, give me an order. I mean, the way the things are going on, we are making money of everything. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप फौज से ही हैं। हाँ जी। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि इसी सरकार ने फौज को खुली छूट दी है, उससे पहले नहीं दी थी? सबसे पहले भी मिली है, लेकिन आप पॉलिसी तो डिसाइड करो, ठीक है क्या है? नहीं, आपको रोका गया कभी? ये ऐसे काउंटर क्वेश्चन नहीं हो सकते। वी अखनूर, आई हैव डन द बॉम्बार्डमेंट इन अखनूर। सरकार ने एक्सक्यूज मी सर, जब कहा जा रहा है बार बार, नीम अफजल साहब एक शुरू हुआ है, तो जवाब तो फौजी खुद आप वहां से सवाल पूछिए प्लीज। ये पाकिस्तान हमेशा एक धमकी देता है फर्स्ट यूज पॉलिसी की, न्यूक्लियर फर्स्ट यूज। तो क्या पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करेंगे तो हम पाकिस्तान के प्रति अपनी पॉलिसी चेंज करेंगे नो फर्स्ट यूज की? ये मुद्दा हमें डिस्कस करना चाहिए। जैसे रक्षा मंत्री जी मनोहर पर्रिकर ने रिसेंटली कहा है, हमें ये रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो हमारा सिचुएशन है लास्ट 10 years में बहुत बदल गया है, और ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन इज एंटी टेररिज्म। तो हमें ये रिव्यू करना चाहिए कि ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो पाकिस्तान हमेशा यूज करता है, वी शुड ऑल्सो हैव अ काउंटर टू इट। धीरे धीरे हम ये बोलना शुरू करेंगे कि वी आर अ जीरो टॉलरेंट नेशन टुवर्ड्स टेररिज्म। उसमें मिलिट्री ऑप्शंस होगा, उसमें डिप्लोमेटिक ऑप्शंस होंगे, और उसमें मुझे लगता है इकोनॉमिक ऑप्शंस विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जब रहील शरीफ गए हैं, जिनका हम जानते हैं कि इंडिया हेट्रेड उनके लिए क्या था, उनके खानदान में उनके भाई मारे गए थे युद्ध में, दूसरे भाई भी, तो उनको इसलिए भी चुना गया था। अब जो बाजवा साहब यहां पर आए हैं, वो भी एलओसी पर जो कमान है पाकिस्तान की, वो घुसपैठ जो करवाती है, उसके वो कमांडर रहे हैं। उनके अब जब नए चीफ आए हैं, तो क्या बदलाव होगा पाकिस्तान की पॉलिसी में? पाकिस्तान की आर्मी का आधार ही, जो आपने आरंभ में कहा, भारत के प्रति नफरत है।
और यह जारी रहेगा। कोई भी चीफ बन जाए, हम गलत आशा में जीते हैं, वो चीफ आएगा तो कम होगा, ये चीफ आएगा कम इकबाल होगा। जावेद बाजवा, ये जो चेंज हुआ है वहां पे नए सेनाध्यक्ष हैं, टैक्टिक्स में थोड़ा बहुत फर्क आ जाए, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेटजी और ऑब्जेक्टिव जो हैं उसमें कोई फर्क। जैसे कटजू साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। इसमें अगर लोकल लेवल पे, लोकल कमांडर लेवल पे कुछ टैक्टिक्स में अगर चेंज आता है तो आता है। ओवरऑल स्ट्रेटजी पाकिस्तान की देखिए, उनकी एक इंस्टीट्यूशनल फिलॉसफी है जी। पहले उनका यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन उनका मोटो था पाकिस्तान आर्मी का। जनरल जियाउल हक आए, उन्होंने कर दिया ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह जी। इट इज अ जिहादी आर्मी, दैट इज व्हाट इट इज टॉट। देयर मोटो सेज ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह एंड इट इज टॉट टू देम। उनको पढ़ाया जाता है, एकेडमी में सिखाया जाता है, और टैक्टिकल लेवल पे थोड़ा बहुत चेंज आएगा। 10 कोर के कमांडर थे वो, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेटजी में कोई चेंज नहीं आएगा। इंडिया के खिलाफ वो रही थी, रहेगी फौज। प्रधानमंत्री मोदी के पास इस वक्त क्या चॉइसेस हैं पाकिस्तान के खिलाफ में? आपकी अगर नीति हो, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, मतलब स्ट्राइक्स हुए, वो तमाम चीजें, पर जिस तरह एक लगातार तनाव बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि या तो पाकिस्तान आर्मी के लिए सबने कहा कि कॉस्ट इतनी बढ़ाई जाए कि वो रोके इसको, दूसरा कि अब डिप्लोमेसी को एक और चांस दे, मतलब होना क्या चाहिए? जी नहीं, मैं मानता हूं सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक डॉक्ट्रिनर शिफ्ट हुआ है इंडिया का पाकिस्तान की ओर, एक फंडामेंटल शिफ्ट हो गया है, और धीरे धीरे हम ये बोलना शुरू करेंगे कि वी आर अ जीरो टॉलरेंट नेशन टुवर्ड्स टेररिज्म। उसमें मिलिट्री ऑप्शंस होगा, उसमें डिप्लोमेटिक ऑप्शंस होंगे, और उसमें मुझे लगता है इकोनॉमिक ऑप्शंस विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जी, जो हम पाकिस्तान की ओर डालेंगे। और पाकिस्तान के इकोनॉमी को हम कंप्रेस करेंगे, और उसको वैसे भी वो फ्रजाइल है, उसको अपने घुटने पे ले आएंगे। ये एक हमारा एक स्ट्रैटेजी बनना चाहिए, मैं मानता हूं ये बनेगा। ठीक है। टंडन साहब, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री के पास क्या चॉइस है इस वक्त, क्या होना चाहिए? प्रधानमंत्री चाहे भारत का हो, पाकिस्तान का हो, चॉइसेस उनके पास लिमिटेड है। पहली बात यह है कि बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं किए जा सकते। जैसे पहले कहा गया कि हमने शिमला समझौते से लेकर लाहौर डिक्लेरेशन तक कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ जितने भी हमारे मसले हैं उनको बातचीत के जरिए हल करेंगे। इसलिए हम कभी भी, चाहे चंद्रशेखर का प्रस्ताव भी पारित हो जाए, बातचीत का रास्ता बंद नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। लेकिन आतंकवाद के साथ साथ बातचीत नहीं चल सकती, लेकिन जो अभी तक चली एग्रीड नहीं चल सकती। देखिए, लेकिन आतंकवाद को हम अपने तरह से निपटेंगे, जिस पर सब सहमत हैं। लेकिन अब आप वही कह रहे हैं कि आप आतंकवाद का जवाब दीजिए और इधर बातचीत भी कीजिए, आर्मी को फ्री हैंड दीजिए, डिप्लोमेसी को। आपके पास आऊंगी मीम अफजल साहब। सरकार ने बहुत बिल्कुल क्लियर कट एक तरह से लाइन ली है, और वो लाइन ये है, पाकिस्तान कहता है कि हम कश्मीर पर बात करेंगे, हम कहते हैं पहले आतंकवाद पर बात करें। खुद सुषमा जी ने कहा है कि हम कश्मीर पर बात करने से इनकार नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको सही फोरम पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पाकिस्तान से बातचीत होगी वो आतंकवाद पर होगी, और मैं समझता हूँ ये पॉलिसी बिल्कुल ठीक है कि आतंकवाद पर ही बातचीत होनी चाहिए, और बातचीत होनी चाहिए, बातचीत ना बंद हो। बातचीत होगी तभी तो कोई हल निकलेगा। आप वैसे तो लड़ लीजिए, जंग कर लीजिए। बातचीत होनी चाहिए, लेकिन बातचीत की सारी जिम्मेदारी भारत की है क्या? किस बात की बातचीत करें? ये ओल्ड फिलॉसफी को डिकंस्ट्रक्ट कीजिए कि एक मजबूत पड़ोसी चाहिए, पड़ोसी बदल नहीं सकता। अरे नहीं बदल, पड़ोसी का नक्शा बदल देंगे हम। बांग्लादेश में इंदिरा गांधी ने बदला कि नहीं? अगर इंदिरा गांधी ने 71 में कार्रवाई नहीं की होती तो आज पाकिस्तान की स्थिति क्या होती? आज मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान की आवाज उठाई है। हमें लगता है प्रोएक्टिवली पाकिस्तान को दुरुस्त करना पड़ेगा, तभी तो मोदी जी की जो अभी की नीति है उसको आप मानते हैं कि सही है? वो ये नीति चलती रहनी चाहिए। क्या होना, अभी डिप्लोमेसी को अब और चांस नहीं देना चाहिए, अब जो है वो सीधे यदि पाकिस्तान पहल करता है, यदि पाकिस्तान पहल करता है, पाकिस्तान बाध्य होता है तो हम बातचीत के दरवाजे खोलेंगे। यदि नहीं करता है तो जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। पर वो तो बातचीत करेंगे, वो सरदार अजीज को भेज देंगे, वो कहेंगे हम प्लीड कर रहे हैं, आप हमसे बात करें। यहाँ पे बातचीत भी होगी, उधर फिर घुसपैठ भी होगी। ये तो एक किस्म से हिपोक्रेसी है पाकिस्तान, तो वो करते रहते हैं। वो करते रहते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमसे बातचीत करिए, एक विक्टिम की तरह प्ले करते हैं। इस सब को हमें दरकिनार करना चाहिए। मोदी जी ने जो भी कदम उठाए हैं आखिरी 6 महीनों में, और उरी के अटैक के बाद खास तौर से, उस पर कायम रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वो रहेंगे, क्योंकि अब पहले जो 2 साल थे मोदी जी के, उसमें वो पहले आगे गए, फिर फिसले, फिर कुछ और किया। अब जो एक रुख अपनाया है, फिर मैं अंडरलाइन करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर वो कायम रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के पास आपके हिसाब से क्या चॉइस है इस वक्त? पाकिस्तान के लिए नीति क्या हो हमारी?
नहीं, जो नीति उन्होंने इख्तियार कर रखी है बिल्कुल ठीक है और आगे भी इसी पे चलें वो। और पाकिस्तान, हमें दो बातें समझनी होंगी यहाँ पे। पहली चीज तो ये है कि जब हम कहते हैं पाकिस्तान से बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में किससे बात कर रहे हैं? आप नवाज शरीफ से बात करेंगे, और हम ये समझते हैं और सही बात है कि सेना जो है रहील शरीफ की बात मानती है। अब तो बाजवा साहब आ गए। बाजवा साहब आ गए तो बाजवा साहब की मानती है। जो कुर्सी पे बैठा है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की, उनकी चलेगी साहब। जहां तक इंडिया के साथ फॉरेन पॉलिसी और भी अमेरिका, तो चाइना, आपके मुताबिक बात करने का कोई मतलब नहीं है वहां? मुझे नहीं लगता। बात इनसे 70 साल से कर रहे हैं, कोई फर्क पड़ा नहीं। अब बात खत्म करें और जो चंद्रशेखर साहब का बिल है सारी पार्टियां एक मत होकर उनको सपोर्ट करें और इन सबको फिर पाकिस्तान से, देखिए साहब, बातचीत के साथ फिर वो वाघा बॉर्डर पे जाके मोमबत्तियां जलाएंगे, मुशायरे होंगे, ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। हमें ये मान के चलना चाहिए कि पाकिस्तान हमारे मुकाबले बहुत छोटा देश है, लेकिन वहां पर भी 20 करोड़ की आबादी है। अगर आप पूरे विश्व को देखिए तो वो छोटा देश नहीं है। हाँ, अफसोस ये है कि उसके हुक्मरान जो हैं, वो जो फौज है, वो उसको अपने गिरफ्त में ली हुई है और जिसकी वजह से वो दुश्मनी फैलाती है भारत के खिलाफ। बच्चों को दुश्मनी सिखाते हैं। जी, तो ये वहां पे सिलसिला जो है, पाकिस्तान का हल जल्दी नहीं निकलेगा। इसके माने ये नहीं कि जो प्रोएक्टिव पॉलिसी हमने अपनाई है उसमें लचीलापन इस वक्त हम दिखाएं। ठीक है, बहुत इसी बात से मैं खत्म करना चाहूंगी क्योंकि एक कंक्लूजन जो है वो यहां पे से समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो आप प्रोएक्टिव पॉलिसी अभी देख रहे हैं उसमें लचीलापन न लाएं, उस पर बने रहें और ये फौरन कोई असर नजर नहीं आएगा। ये लॉन्ग ड्रॉन पॉलिसी होगी, लेकिन इस पर कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है। इसमें उतार चढ़ाव जो है वो दिखावा इसका आप करें ना करें, लेकिन एक कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।